नमस्कार साथियों। देखो, यूपीएससी में हर एक साल जो है 10 लाख से ज़्यादा एस्पिरेंट होते हैं और यूपीएससी में क्लियर करना इतना आसान नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर इस चैनल के माध्यम पे गाइड करूँगा कि यूपीएससी को हम कैसे आसान बना सकते हैं, कैसे सिस्टमेटिक सिलेबस है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को कैसे क्लियर कर सकते हैं। हम एक एक करके मैं जो है सब चीज़ें बताऊँगा। आज के लिए जो वीडियोज़ है 10 सीक्रेट टू स्कोर हाई इन द प्रीलिम्स, मैं 10 ऐसा सीक्रेट बताऊंगा जिससे आपका जो है यूपीएससी जो है आराम से क्लियर हो जाएगा। देखो, प्रीलिम्स को लेके बहुत सारे कंफ्यूजन है बच्चे के मन में कि लोगों को इतना बताया जाता है कि यूपीएससी का सिलेबस इतना वास्ट है कि इस संसार में जितना है सब कुछ जानना, यू हैव टू नो एवरीथिंग अंडर द सन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूपीएससी का एक सिस्टमेटिक सिलेबस है, उस सिलेबस को हम कवर करेंगे तो जैसे कि हम क्लियर कर पाएंगे। जैसे कि एक रैंडम कहावत है, 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी पढ़ दो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस का, तो बेसिक क्लियर हो जाएंगे। अरे बेटा, 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी पढ़ने के लिए आपको 6 महीना लगेगा। तो ये सब रैंडम कहावत है, तो ये सब कहावत पे मत मानिए। एक सिस्टमेटिक अप्रोच लीजिए और उसके हिसाब से एक डिसिप्लिन बनाइए लाइफ में, उसके हिसाब से पढ़िए। देखिए यूपीएससी कैसे क्लियर नहीं होगा। मैं टू द पॉइंट बताऊंगा, ठीक है, कि यूपीएससी में प्रीलिम 2026-27 में क्लियर करना है या 25 अभी इस बार अगर दिए हो तो क्लियर करना है, तो कैसे करोगे 2026 में क्लियर, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पर। टू द पॉइंट देखो, सबसे पहला चीज है अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। हमें क्या करना है, सबसे पहले जो है एग्जाम पैटर्न को समझना है बेटा, क्योंकि एग्जाम पैटर्न क्या चाहता है। ठीक है, कि एग्जाम पैटर्न का मतलब क्या है, जैसे कि सी सेट पेपर है, जनरल स्टडी पेपर है, उसके बाद जो है मेंस पेपर है, उसके बाद जो है इंटरव्यू है। तो यहां पर देखो ऑलमोस्ट जो फोकस हमें, देखो 80% प्रिपरेशन शुड बी योर मेंस एंड 20% प्रिपरेशन शुड बी योर प्रीलिम्स। बाकी जो प्रीलिम्स और मेंस होने के बाद वो अलग से इंटरव्यू के लिए अलग तरीके का प्रिपरेशन चाहिए। हालांकि ये प्रिपरेशन में ही वो चीजें हो जाती है। हमेशा मैं बोलता हूँ कि इंटरव्यू इज नॉट टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, इट्स ऑल अबाउट योर कि कैसे कम्युनिकेट करते हो, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो, वही चीज है। तो नॉलेज वाला चीजें प्रीलिम्स और मेंस में ही जज होगा। तो यहां पर हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप प्रीलिम्स की भी तैयारी कर रहे हो, साथ ही साथ जो है मेंस ओरिएंटेड भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल जनरल पेपर मेंस में है, पेपर 1, पेपर 2, 3, 4 ऐसे। तो ये जो चीजें हैं पेपर 1, 2, 3 जिसमें हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है, एनवायरमेंट है, ये आपको प्रीलिम्स में भी पढ़ना है, मेंस में भी पढ़ना है। तो उस तरीके से हमें पढ़ना पड़ेगा जरूर, ठीक है। उसके बाद देखो डिटेल सिलेबस एनालिसिस, ठीक है। देखो डिटेल सिलेबस वाइज पढ़ना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जो है एम लक्ष्मीकांत पढ़ते होंगे, ठीक है, एम लक्ष्मीकांत या फिर डीडी बसु पढ़ते होंगे, या फिर कोई भी किताब ले लीजिए, जैसे कि खुल्लर, इंडियन ज्योग्राफी का खुल्लर पढ़ते होंगे, जैसे कि स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन पढ़ते होंगे, या रमेश सिंह पढ़ते होंगे इंडियन इकोनॉमी का। फॉर एग्जांपल इंडियन इकोनॉमी का आप जब रमेश सिंह पढ़ते हो, रमेश सिंह में अगर 400 पेज है तो वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको करीब करीब 200 पेज पढ़ना है, 200 पेज छोड़ना है। इंडियन पॉलिटी में सारे चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, 70% पढ़ना है, 30% छोड़ना है। तो बच्चों को ये पहले जानना जरूरी है कि एग्जैक्टली सिलेबस प्रीलिम्स में और मेंस में है क्या, उसी के आधार पर हमें पढ़ना है। अननेसेसरी कुछ भी रैंडम, योजना, कुरुक्षेत्र, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, कुछ भी रैंडम नहीं पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला जो पॉइंट है क्वालिटी स्टडी मटेरियल। हम जो पढ़ रहे हैं, देखो हमेशा मैं एक वर्ड बोलता हूं, लेस इज मोर। जितना कम पढ़ोगे उतना जल्दी सिलेक्शन होगा। सुनने में अजीब लग रहा है, लोगों को लगता है यूपीएससी में कि हम ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा ये करेंगे, पढ़ेंगे तो बेटा मतलब जल्दी सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है, ज़्यादा पढ़ोगे उतना लेट सिलेक्शन होगा, कम पढ़ोगे उतना जल्दी सिलेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री में एक सब्जेक्ट, यूपीएससी में एक सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स है, सी सेट में मैथ्स है, रीजनिंग है। तो हमें जो है एक सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करना है, हर एक सब्जेक्ट को एक होलिस्टिक अप्रोच में पढ़ना है। तो यहाँ पर ज्यादा पढ़ने से सबसे जरूरी है स्मार्ट तरीके से पढ़िए, क्वालिटी स्टडी मटेरियल पढ़िए। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि पॉलिटी की, इंडियन पॉलिटी की बात करता हूँ, इंडियन पॉलिटी की बात करता हूँ, ठीक है बेटा। इंडियन पॉलिटी में ऐसा नहीं है कि पॉलिटी के लिए
मतलब बहुत सारे किताब है जो अच्छा है, जैसे कि उसमें से एक होता है एम लक्ष्मीकांत हो सकता है, एम लक्ष्मीकांत कांत हो सकता है, एक होता है डीडी बसु हो सकता है, डीडी बसु, ठीक है, एक होता है सुभाष कश्यप, सुभाष कश्यप, ठीक है, एक हो सकता है एनसीईआरटी, ये सब, एक हो सकता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और मान लीजिए कोई भी XYZ कोचिंग की स्टडी मटेरियल, ठीक है। तो यहां पर एक ही चीज के लिए मैं लक्ष्मीकांत भी पढ़ूं, डीडी बसु भी पढ़ूं, सुभाष कश्यप भी पढ़ूं, एनसीईआरटी भी पढ़ूं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ूं और XYZ कोई कोचिंग भी पढ़ूं, मतलब 1 2 3 4 5 6 स्टडी मटेरियल हो गया एक सिलेबस के लिए, जरूरी नहीं है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको एम लक्ष्मीकांत पसंद आ रहा है किताब, ठीक है, तो बस एक ही किताब पढ़िए, आपको जो है कोई स्टडी मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सुभाष कश्यप पढ़ने की जरूरत है, डीडी बसु पढ़ने की जरूरत नहीं। एक बार आपने प्रेसिडेंट या सुप्रीम कोर्ट या फंडामेंटल राइट ये सब टॉपिक आपने पढ़ लिया तो उसको अच्छा से पढ़िए, उसको बार बार रिवीजन करिए। तो इसलिए हमेशा बोलता हूँ स्टडी मटेरियल के बारे में लेस इज मोर, सेम एप्लीकेबल होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं इंडियन इकोनॉमी की बात करूँ, इंडियन इकोनॉमी में उमा कपिला है, देन उसके बाद आपका दत्तन सुंदरम है, ठीक है, देन रमेश सिंह है, बहुत सारी किताब है, तो सबको पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई भी आपको पसंद आ रहा है, जैसे कि रमेश सिंह आपको पसंद आया उसको पढ़िए, ठीक है। उसके बाद देखो करंट अफेयर्स सबसे चैलेंजिंग चीज है। अब मान लीजिए कि दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026 वो अभी 26 या फिर 27 वो अभी करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो समझ में आता है, लेकिन जो +2 पढ़ रहे हो, अभी ग्रेजुएशन पढ़ रहे हो, जो 2028 में देने वाले हो या 29 में देने वाले हो, 30 में, अभी करंट अफेयर्स पढ़ के कोई फायदा नहीं है उन लोगों के लिए। तो करंट अफेयर्स मतलब प्रीलिम्स के एक साल पहले, प्रीलिम्स के एक साल पहले जो चीजें हैं वो ही पढ़ी है। और करंट अफेयर्स में भी देखो एक है लोकल है, एक है नेशनल है, एक इंटरनेशनल है, एक इकोनॉमी है, एक है स्पोर्ट्स है, सबकी अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और जो गवर्नमेंट पॉलिसी आते हैं उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, बजट जो होती है उसको पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे चीज पढ़िए जिसमें यूपीएससी में ज्यादातर क्वेश्चन आता है, ठीक है। और देखो एनसीईआरटी बुक के बारे में एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, रैंडम एक कहावत है 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी पढ़ लीजिए बेटा, मैं उस चीज को खारिज करता हूं हमेशा से, ऐसा मत करिए, ठीक है, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है, क्योंकि 6th क्लास 7th क्लास और 8th क्लास के जो एनसीईआरटी है वही चीजें आपका रिपीट होता है 9th क्लास और 10th क्लास के एनसीईआरटी में, मतलब 9th 10th में थोड़ा सा एलाबोरेट तरीके से होती है। और 9th और 10th क्लास की जो एनसीईआरटी है वही चीज बेटा रिपीट होती है आपके 11th और 12th क्लास एनसीईआरटी में। तो कहने का मतलब है ये आप स्किप कर सकते हो, 6 7 8 9 10 11 12th में वही चीजें होती है, थोड़ा सा डिटेल में होती है। तो डायरेक्टली आप 11 12th का एनसीईआरटी, वो भी 4 सब्जेक्ट का, हिस्ट्री पॉलिटी, ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट का आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। उतना भी इतना पढ़ोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है पॉइंट, एनसीईआरटी पूरा 6 से लेकर 12 तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, अभी अगर आप मान लीजिए कि अभी आपको 4-5 साल के बाद देना है, अभी आप +2 में हैं या फिर स्कूल में हैं या फिर ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर है, तो आप रिस्क ले सकते हो। लेकिन आपका ग्रेजुएशन खत्म हो चुका है, मास्टर डिग्री खत्म हो चुका है, आप सडनली तैयारी करना है, 1 साल में क्लियर करना है, तो बेटा 6 से लेकर 12 तक मत पढ़ो। अभी आपके पास टाइम है, ग्रेजुएशन में है, आप पढ़ सकते हो बेशक, क्योंकि आपके पास टाइम है। लेकिन अगर आप एलिजिबल हो चुके हो, यानी सिंपल सी बात कहें, आप जो है 21 साल आपको हो चुका है या नेक्स्ट ईयर आपको 21 साल, यानी कि अभी 20 साल है, 20 साल है, नेक्स्ट ईयर 21 साल होने वाला है, तो आप 11 12 का एनसीईआरटी डायरेक्टली पढ़िए। हाँ, आप अगर उससे कम है, 15 16 17 18 19 20 है, तो आप 6 7 8 9 10 का एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम है, ठीक है, क्योंकि यहां पर टाइम इज वेरी क्रूशियल, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखो मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट अलग अलग प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक जो होता है देखो टॉपिक वाइज होता है, ठीक है, टॉपिक वाइज। एक होता है बेटा सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, और एक होता है फुल टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट। जैसे यूपीएससी एग्जाम में जैसे होता है फुल मॉक टेस्ट, का मतलब है यूपीएससी एग्जाम में जिस तरीके से होता है टेस्ट, एग्जैक्टली उस तरीके से देना, एग्जैक्टली जैसे कि इंटरनेशनल खेलने से पहले आप जो है गली क्रिकेट खेलते हो, रणजी खेलते हो, उसके स्टेट लेवल पे खेलते हो, उसके बाद जो खेलते हो, राइट। तो उस प्रकार से टॉपिक वाइज मतलब टॉपिक, जैसे कि मान के चले आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने पढ़ा,
उस टॉपिक का आज आपने टेस्ट दे दिया। आपने सपोज फंडामेंटल राइट आपने पढ़ा, उस टॉपिक का आज दे दिया। आपने जब रिवर सिस्टम पढ़ा, उस टॉपिक का आज आपने दे दिया। आपने कल के लिए नहीं रखा है, वो टॉपिक वाइज हो गया। सब्जेक्ट वाइज मतलब जैसे कि आपका हिस्ट्री खत्म हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री या मेडिवल हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री या पॉलिटी या ज्योग्राफी या इकोनॉमी, तो टॉपिक वाइज आपने दे दिया। ये सब होने के बाद फुल टेस्ट दोगे। जैसे कि अभी आपने तैयारी किया है 2-3 महीना, अभी झुम्मा 2-3 महीना हुआ है तैयारी, और आप फुल टेस्ट दोगे तो फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो आप आपके स्टेज में हो, उसके हिसाब से आप अगर इनिशियल स्टेज में हो तो आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दीजिए, लेकिन दीजिए जरूर। ये मत सोचिए कि एग्जाम के बाद सब सिलेबस कंप्लीट होने के बाद दूंगा, ये कभी नहीं आएगा लाइफ में, ठीक है। और उसके बाद अगर थोड़ा सा प्रिपरेशन बढ़ गया है, सब्जेक्ट वाइज दीजिए, सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद दीजिए। नहीं करने, टॉपिक कंप्लीट नहीं करे और एग्जाम देने का कोई मतलब ही नहीं बनता, उसके बाद फुल टेस्ट दीजिए, ठीक है। लेकिन टेस्ट मस्ट दीजिए। अगर फुल टेस्ट नहीं दे रहे हो तो टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज जरूर दीजिए, ठीक है ना। चलिए देन उसके बाद रिवीजन। देखो मैं हमेशा बोलता हूं आपके पास 7 डेज है बेटा। कितना दिन है? 7 डेज है। 7 डेज में एक दिन ऐसा रखिए, संडे हो मंडे हो आपके हिसाब से, जो केवल एंड केवल आप रिवीजन करोगे और उसके बाद टेस्ट दोगे, उसके बाद मेंस का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे। और आपने जो 6 दिन में पढ़ा है उसको ही रिवीजन करना है, उसी से रिलेटेड ही आंसर राइटिंग करना है, उसी से रिलेटेड ही टेस्ट देना है। 7 दिन में से एक दिन ऐसा फिक्स कर लीजिए। और रिवीजन, और हर एक टॉपिक पढ़ने के बाद अगर नेक्स्ट टॉपिक से जाने से पहले रिवीजन इज मस्ट, ध्यान रखिएगा। रिवीजन जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना याद रहेगा। और देखो नोट मेकिंग, प्रैक्टिकली यूपीएससी में हर एक सब्जेक्ट में नोट मेकिंग करना पॉसिबल नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें नोट आपको जरूरी है। जो सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट है, एक हो गया हिस्ट्री बेटा, हिस्ट्री का नोट करना जरूरी है। और हिस्ट्री में भी पर्टिकुलरली मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री का नोट जरूर करिए। उसके बाद जो है पॉलिटी का कुछ सिलेक्टेड टॉपिक पे आप जरूर नोट करिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। उसके बाद जो है इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट टॉपिक पे नोट करिए। उसके बाद जो है ज्योग्राफी और एनवायरमेंट से टॉपिक, कम से कम ये चारों सब्जेक्ट का नोट्स आप जरूर बनाइए। उसके साथ आपका जो ऑप्शनल है बेटा, ऑप्शनल है, कोई भी हो सकता है, पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, PSIR, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कुछ भी हो सकता है, उसको भी नोट्स बनाए। क्योंकि नोट्स जो है शॉर्टकट में बनाओगे, कल के डेट में प्रीलिम्स है, मेंस है, वही नोट को हो आप रिफर करना, नोट में टू द पॉइंट लिखना। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बात कर रहा हूं, हमें लिखना है कि सुप्रीम कोर्ट इज इंक्लूडेड इन पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें क्या है? सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 to 147 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द सुप्रीम कोर्ट। तो आपको क्या लिखना है? सिंपली सुप्रीम कोर्ट, सिंपली लिख देना है पार्ट कितना, पार्ट 5 में शामिल है। और सिंपली लिख देना है आर्टिकल 124 से लेकर 147 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। या फिर इट वाज टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935, concept of Supreme Court. Previously it was known as Federal Court. तो ऐसे to the Federal Court, ऐसे to the point लिख देना है कि पार्ट 5 में उसको शामिल है। ये लिखने की जरूरत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इज इंक्लूडेड इन पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नहीं, सिंपली लिख दिया आपने पार्ट 5 में शामिल है सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरीके से नोट बनाइए जो कि आप कम टाइम में उसको देख सकें और एग्जाम के टाइम पे और कुछ चीजें आपको याद रहेगा और एग्जाम के टाइम पे आप उसको यूटिलाइज कर सकें। नोट मेकिंग इज मस्ट। अगर आपको रैंक चाहिए तो नोट मेकिंग इज मस्ट रैंक के लिए, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट, देखो टाइम मैनेजमेंट की जब बात है, ये टाइम मैनेजमेंट एक ब्रॉडर कंसेप्ट है। एक टाइम मैनेजमेंट आपको स्टडी के टाइम पे भी चाहिए और एक टाइम मैनेजमेंट आपको एग्जामिनेशन के टाइम पे भी चाहिए, जरूरी है, ठीक है। तो जितना ज्यादा आप स्टडी के टाइम पे टाइम मैनेजमेंट करोगे उतना ज्यादा आप एग्जामिनेशन टाइम पे भी करोगे। हर एक दिन टाइम मैनेजमेंट आपको करना है। स्टडी का टाइम टेबल आप फिक्स कर लीजिए। आपका लाइफ में आप डिसिप्लिन लाइए, टाइम टेबल को फिक्स करिए। जितना ज्यादा डिसिप्लिन रहोगे, टाइम टेबल फिक्स करोगे, उतना ज्यादा टाइम मैनेजमेंट आप सीखोगे। और जितना ज्यादा स्पीड और एक्यूरेसी चाहिए एग्जामिनेशन के लिए, ये कैसे डेवलप होगा? प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज और एक है कि प्रीवियस ईयर पेपर किस प्रकार से हिस्ट्री से, एंशिएंट हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से, पॉलिटी से, करंट अफेयर से, गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन आया है, उसके हिसाब से तैयारी करिए। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा एग्जैक्टली वही आएगा, बट उस प्रकार से क्वेश्चन आएगा।
आप इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलोगे तो अगला जो दूसरा मैच खेलोगे वो इंटरनेशनल लेवल पे आएगा। गली क्रिकेट खेलोगे तो गली क्रिकेट वाला चीज़ होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब इतना है, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को समझोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, उतना आप अपने आप को टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, अपने आप को बेहतर बना रहे हो, अपने आप को एक्सपीरियंस कर रहे हो, और जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना एग्जामिनेशन में फायदा होगा। तो ये है 10 टिप जिसके हिसाब से आप प्रीलिम जो है इजीली क्लियर कर सकते हो। और किसी भी प्रकार का डाउट होगा, क्वेरीज होगा, आप मुझसे जुड़े रहिए, बने रहिए। और ये देखिए हम लोग का जो है एग्जाम कैंपस, व्हाई यू शुड ज्वाइन एग्जाम कैंपस, ये हम लोग का ऐप है, नीचे लिंक भी है, प्ले स्टोर में भी आपको जो एग्जाम कैंपस है ये मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर बैच हमने स्टार्ट कर दिया है मंडे से, ये नंबर है 8527000743, ये कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पर्सनल मेंटोरशिप देते हैं, 1-to-1, आपको जैसे चाहिए वैसे। आप अगर ग्रेजुएशन में हो, आप +2 में हो, आप स्कूल में हो, आप मास्टर डिग्री कर चुके, आपको अपने हिसाब से ग्रेजुएशन दिया जाएगा और आपके सिलेक्शन तक आपको गाइड की जाएंगे। टेस्ट सीरीज, कैसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, कैसे तैयारी करोगे, कौन सा किताब पढ़ना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, सब चीज़ बताया जाएगा। उसके साथ साथ ये सिलेबस है, अलग अलग सब्जेक्ट का भी है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। उसके साथ साथ ये अलग अलग जो है ऑप्शनल का भी आप देख लीजिएगा। उसके साथ ये हमारा फाउंडेशन बैच है जो प्रीलिम्स और मेंस को कवर करेगा 2026 के लिए, और ये नॉर्मली 30,000 का है, बट अभी डिस्काउंटेड प्राइस में 15,000 में आपको अवेलेबल है। ये मंडे जो है बैच स्टार्ट हो जाएगा, और ये सेम नंबर है, उस पर कंडक्ट कर सकते हो। ये हम लोग का अब की बार यूपीएससी पार वाला बैच है। ये आपको मेरा प्रीलिम्स का किताब है, अमेजन, फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा आपको। उसके साथ साथ देखो एक चीज मैं बताता हूं हमेशा, पर्सनल मेंटोरशिप। यहां पर एग्जाम कैंपस में ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा कि पर्सनल मेंटोरशिप। ये मेरा पर्सनल नंबर है 8527000743, जिसमें क्या होगा, आप जो है मुझे 24/7 कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हो। 24/7 कभी भी जो है आप किसी भी प्रकार का डाउट है, क्वेरीज है, आप व्हाट्सएप कर सकते हो 24/7, एंड मैं आई डेफिनेटली गेट बैक टू यू। उसके बाद कॉल करने का जो टाइम होगा 1 बजे 1 PM से लेकर 2 PM का जो टाइम है, यहां पर मैं क्लास नहीं लेता हूं, मैं फ्री रहता हूं बच्चों के लिए। आप जो है क्वेरीज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, 365 दिन कभी भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम्स है, किसी भी प्रकार का समाधान चाहिए, ऑप्शनल क्या लेना है, तैयारी कैसे करनी है, कौन सा किताब पढ़ना है, मुझे एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, ठीक है, मेंस राइटिंग कैसे करना है, टेस्ट सीरीज कैसे देना है, प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर कैसे करना है, प्रीलिम हो रहा है मेंस नहीं हो पा रहा तो उसको कैसे करना है। तो किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है यूपीएससी से रिलेटेड, तो मैं आप लोगों को गाइड करूंगा, हेल्प करूंगा, ठीक है। तो ये है, बने रहिए। और ये चैनल में अभी जो है धुआंधार वीडियोस बनेगा, आएगा, सबसे ज़्यादा वीडियोस आएगा, मैं देखना, ठीक है। और कोशिश करूंगा इस बार प्रीलिम आप लोगों के साथ में जो है खड़ा हूं, रहूंगा, हर एक टॉपिक को कवर करूंगा। बने रहिए और जुड़े रहिए साथ में, ठीक है। और चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करिए, उसके साथ साथ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, जय हिंद।